सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से एक बार मुझे कंफर्म करो। हाँ, स्टार्टेड ना? यस सर। यस सर। ओके। ठीक है सर, अगेन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, इनकम टैक्स कैपिटल गेन में मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा था, उसी को कंटिन्यू करूंगा सर। तो कैपिटल गेन के अंदर ना मैं आपसे ये बात करूंगा कि कैपिटल गेन क्या है, ये सब आप लोग जानते हो। ज़्यादा और नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारा पॉइंट डिस्कशन हो चुका है। तो अभी जस्ट मैं आपको एक स्पेशल टॉपिक है, मैं बताता हूँ क्या टॉपिक है। लास्ट दिन जो लोग ऑफलाइन में आए थे उन लोगों के साथ मैं बेसिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहा था, तो जो लोग नहीं आए वो मिस कर गए सर। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स ऑफलाइन में डिस्कशन हो रहा था, अगर मिस कर गए तो इसका मतलब क्या है सर? एटलीस्ट रिकॉर्डिंग देख लो तो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन तो सारा है रेडी करने का, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप रेडी करते हो कि नहीं। अच्छा, स्क्रीन शेयर है, प्लीज मुझे एक बार कंफर्म करोगे सर? यस सर। ओके सर। अच्छा देखो, कैपिटल गेन का जो सेक्शन का एरिया है आप सबको पता है, क्योंकि ये कोई पहला क्लास तो नहीं है, तो पता तो होना चाहिए। सो 45 से 55 का जो ओवरऑल एरिया कैपिटल गेन डिस्कशन होता है, इसके अंदर एक स्पेशल डिस्कशन है सर। तो सारा सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, किसी को मैं छोटा या बड़ा या इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट नहीं कह सकता, बट फिर भी कुछ कुछ सेक्शन को थोड़ा खास माना जाता है। उसी में से एक खास सेक्शन है आज, जो 45 में 55 के बीच में पड़ता है, और वो बीच का सेक्शन है सेक्शन 50, सेक्शन 50 बी। ठीक है सर, क्या है सेक्शन 50 बी में, मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 50 बी में सर एक्चुअली स्लम सेल के बारे में बोला है। ठीक है, सेक्शन 50 जो है वो आपका ये सब स्पेशल प्रोविजंस के अंदर आ गया सर। हम लोग लास्ट दिन 48 वगैरह सब कर चुके थे। तो स्पेशल प्रोविजंस के अंदर सेक्शन 50 बी स्लम सेल के बारे में बात करता है। सेक्शन 50 जो है, एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ डिप्रिशिएबल एसेट इज डीम्ड टू बी कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के बारे में बात करता है, और जहां पर इंडेक्सेशन बेनिफिट एक्चुअली नहीं मिलता है उसके बारे में सेक्शन 50 बात करता है। एंड आप लोगों को पता है, जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था तब मैं सेक्शन 50 के बारे में बात कर चुका हूँ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, ये इसके डिस्कशन हो चुका है। और उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट क्यों नहीं मिलता इसका भी मैं आप लोगों को डिस्कशन करके रखा। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, 50 बी कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल। कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल, स्लम का मतलब यहाँ पर बेसिकली मतलब है लम सम। ठीक है, स्लम का मतलब क्या हो गया? लम सम। लम सम समझते हो ना? मैंने एक साथ जब बहुत सारा चीज मिलता है तब हम लोग मतलब इन्वेस्टमेंट में या फिर ऐसे बोलते हैं ना लम सम में मिला, या फिर इन मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक लमसम हो जाता है और एक क्या बोलते हैं उसका उल्टा क्या होगा? शॉर्ट अमाउंट में जैसे होता है ना, छोटा छोटा रेवेन्यू टाइप का, तो उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे एसआईपी एक तरह का होता है, लमसम में डाल दो, म्यूचुअल फंड में होता है ना, ये लमसम में एसआईपी कर दो, मैंने एक ही बार में साल भर का पेमेंट कर दो। ठीक है, या फिर आप मंथली पेमेंट करो। तो जब पार्ट पार्ट करते हैं उसे पार्ट बोलते हैं, और जब एट ए टाइम सारा कर देते हैं तो उसे लमसम बोलते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर स्लम सेल का कॉन्सेप्ट जो है, कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल का कॉन्सेप्ट बेसिकली इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के ऊपर लगता है। किस पे लगता है सर? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब आप बोलोगे सर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन द सेंस? सर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन द सेंस, जब बड़ा फैक्ट्रीज वगैरह जिनके होता है ना, तो अपना फैक्ट्री को ना बेचता है कई बार। ठीक है, माने मानो 3-4 यूनिट है, ठीक है, तो उसमें से एक यूनिट को सेल करना है, एक यूनिट को सेल करना है। तो जब कोई बिजनेस अपना यूनिट को सेल करता है, ठीक है, तो उसे स्लम सेल कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, और ये स्लम सेल में भी कंपनी को या बिजनेस को कैपिटल गेन होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा मैंने थॉरो बताता हूँ। पहले आप पहले थोड़ा थॉरो स्टडी करो मेरे साथ। जैसे थॉरो स्टडी कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा कि अच्छा बेटा ऐसा होता है। ठीक है, तो जब तक कोई चीज़ पूरा समझ में नहीं आ जाता तब तक वो चीज़ हमें टफ लगता है, पर एक बार पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, फिर वही चीज़ हम लोगों को ईजी भी लगने लगेगा। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ आपको ईजी करने का।
सो कैपिटल गेन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्लम सेल जो है, स्लम सेल मीन्स ए ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग्स बाय एनी मीन्स और फॉर ए लम सम कंसिडरेशन consideration without values being assigned to the individual assets and liabilities in such transfer. अच्छा, आप सबको ना ट्रांसफर के बारे में पता है। ट्रांसफर क्या होता है? जब हम कोई एसेट को किसी को ट्रांसफर करते हैं इन द नेम ऑफ सेल, इन द नेम ऑफ एक्सचेंज, इन द नेम ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट, इन द नेम ऑफ रिलिंक्विशमेंट, है ना, इन द नेम ऑफ पार्ट, मैंने क्या बोलते हैं उसको, पार्ट सेल, ठीक है, मैंने पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों को पता है, हम लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि क्या होता है ट्रांसफर, क्या होता है। मैंने बेसिकली जब ट्रांसफर होगा तभी कैपिटल गेन होता है, अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो कैपिटल गेन मतलब कैपिटल गेन को एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यही हो रहा है सर, जब कोई बिजनेस अपना कोई यूनिट को बेचता है, ट्रांसफर करता है। इन सिंपल आपको मैं सेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेल सबसे कॉमन वर्ड है अंडरस्टैंड करने के लिए। नाउ पॉइंट इज, ध्यान से देखें, by any means for a lump sum consideration without values being assigned to the individual asset। अब जब एक अंडरटेकिंग सेल होता है, जब एक फैक्ट्री सेल होता है, तब सिर्फ क्या फैक्ट्री सेल होता है? फैक्ट्री के अंदर छोटा छोटा बड़ा बड़ा बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। फैक्ट्री, चलो मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ, फैक्ट्री और सेल इन कोलकाता। चलो कहीं पर भी अगर फैक्ट्री सेल है, मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ। मानो किसी का कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो फैक्ट्री में क्या है, बहुत सारी चीजें रहते हैं। फैक्ट्री माने तो सिर्फ फैक्ट्री नहीं ना, फैक्ट्री माने फैक्ट्री के अंदर अगर कोई मशीन्स है तो मशीन्स आ जाएगा, है ना। फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन्स है तो मशीन आ सकता है, फैक्ट्री का स्पेस आ सकता है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स है वो भी आ सकता है, फर्नीचर्स होगा तो वो भी आ सकता है। आप समझ रहे हो मेरा क्या कहने का मतलब, ठीक है। तो जब एक फैक्ट्री का बात हो या फिर एक फैक्ट्री स्पेस का मैटर हो, ठीक है, या फिर उसके अंदर जो भी प्लांट मशीनरीज जो कुछ भी हम लोग यूज करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर काउंट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। सो द पॉइंट इज नाउ कि यहाँ पर वही बात कर रहा है कि यहाँ पर इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर एसेट इसके अंदर काउंट नहीं होगा, ओके। कोई इंडिविजुअल एसेट एंड लाइबिलिटीज को काउंट नहीं किया जाएगा विदाउट बीइंग वैल्यू असाइन टू द इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन सच ट्रांसफर, ठीक है। अब आपके मन में कुछ सवाल है, अब अंडरटेकिंग्स का क्या मतलब होता है? देयर इज अ क्वेश्चन, सर अंडरटेकिंग सेल करता है, अंडरटेकिंग माने, अब अंडरटेकिंग का बड़ा सुंदर डेफिनेशन यहाँ पर दिया है। इट इंक्लूड्स एनी पार्ट ऑफ एन अंडरटेकिंग और एन यूनिट और डिविजन्स ऑफ एन अंडरटेकिंग्स or a business activity taken as a whole but does not include individual asset or liability of any combination thereof not constitute a business activity। तो अंडरटेकिंग का मतलब क्या हो गया? जब कोई बड़ा बिजनेस अपने अपने एक्टिविटी चलाते हैं, अब बड़ा बिजनेस भी हो सकता है, मीडियम साइज बिजनेस भी हो सकता है, स्मॉल साइज बिजनेस भी हो सकता है, कोई भी बिजनेस हो, डजंट मैटर, ठीक है। बेसिकली इट इंक्लूड्स एनी पार्ट ऑफ एन अंडरटेकिंग, जब एक बिजनेस अपना कोई पर्टिकुलर पार्ट को, सपोज किसी का 3 फैक्ट्री है, एक मानो कोलकाता में है, एक मानो सिलीगुड़ी में है, एक मानो बर्धमान में है या दुर्गापुर में है, कहीं पर भी। तो 3 अलग अलग अंडरटेकिंग्स, मतलब सेम अंडरटेकिंग्स का 3 अलग अलग यूनिट्स है, तो उसमें से उनको लग रहा है कि सिलीगुड़ी यूनिट को सेल करना है। तो इट इंक्लूड्स एनी पार्ट ऑफ एन अंडरटेकिंग, तो सिलीगुड़ी क्या हो गया? एक पार्ट हो गया, ठीक है। सो सिलीगुड़ी एक पार्ट हो गया, तो इट इंक्लूड्स एनी पार्ट ऑफ एन अंडरटेकिंग और एनी यूनिट और डिवीजन ऑफ एन अंडरटेकिंग और अ बिजनेस एक्टिविटी टेकन एज ए होल बट डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल एसेट। माने कंपनी का कोई इंडिविजुअल एसेट या इंडिविजुअल लायबिलिटी इसके अंदर नहीं आता। ट्रांसफर का मतलब आपको पता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 बार बार ट्रांसफर को फोकस किया है। इट इंक्लूड सेल हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट हो सकता है, एक्सटिंग्विशमेंट हो सकता है, ठीक है, ऑफ एनी राइट्स देयरइन, अगर कोई राइट है तो राइट ट्रांसफर हो रहा है, कंपल्सरी एक्विजिशन हो सकता है सरकारी द्वारा या फिर कोई पर्टिकुलर बड़ा कंपनी के द्वारा, है ना, कुछ भी हो सकता है, अंडर एनी लॉ एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो। तो जब कोई अंडरटेकिंग अपना एसेट को ट्रांसफर करता है, तो कौन सा एसेट? ऑब्वियसली कैपिटल एसेट, ठीक है। तो उसे इस पर्टिकुलर स्लम सेल के अंदर रखा जाता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सर स्लम सेल तो समझ में आ रहा है, आइडिया लग रहा है, धीरे धीरे ही सही आइडिया लगने लगा, ठीक है, आइडिया लगने लगा। द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एन एसेट, अब जो एक फैक्ट्री अपना एसेट को मार्केट में बेच रहा है, ठीक है, द डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी फॉर द सोल पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। अब जब बड़ा सा एसेट लाइबिलिटी फिक्स होता है ना, स्पेशली जब एसेट सेल करते हैं, तो उसका स्टैम्प ड्यूटी होगा, रजिस्ट्रेशन फीस होगा, क्योंकि किसी दूसरे के नाम पे, मिस्टर ए के नाम पे बिजनेस था, अब वो मिस्टर बी के नाम पे हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना।
जब जो बिजनेस मिस्टर ए के नाम पे था वो मिस्टर बी का हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको नाम ट्रांसफर करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। गवर्नमेंट के घर में रजिस्ट्री चार्जेस या स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देना पड़ता है ना, या फिर सिमिलर काइंड ऑफ टैक्सेस और फीस शैल नॉट बी रिगार्डेड एज असाइनमेंट ऑफ वैल्यू। तो जब ये कैलकुलेशन होता है कि एसेट का वैल्यू क्या है, तो एसेट के वैल्यू के अंदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, रजिस्ट्रेशन वैल्यू नहीं लिया जाता। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग कुछ नहीं तो अगर फैक्ट्री सेल सब कोई नहीं जानते, जरूरी नहीं कि हर किसी को फैक्ट्री सेल का एक्सपीरियंस होगा, बट एटलीस्ट आपके आसपास में या आपके घर में घर सेल का तो पता होगा, हाउस प्रॉपर्टी सेल का थोड़ा बहुत खबर रख सकते हो कि इसने अपना घर सेल कर दिया या बाई कर दिया, है ना। कोई नया प्रॉपर्टी परचेस करते हैं उसमें भी होता है सर, आप घर बाई करते हो ना तो घर का स्टैम्प ड्यूटी होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। सपोज किसी ने 50 लाख का एक फ्लैट लिया, लेकिन 50 लाख उसका फ्लैट का प्राइस है, इसमें रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी डिपेंड करता है कि इसके अंदर इंक्लूड है कि अलग है, ठीक है। तो देखना उसका रजिस्ट्री चार्जेस की ऑलमोस्ट 2-3 लाख का, 4 लाख का आसपास रजिस्ट्रेशन पड़ जाएगा, मैंने स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। सो 2-3 लाख तो साइड ही कर दो आप कम से कम, और ज्यादा होगा कम तो नहीं होगा, ठीक है। 2-3 लाख से ऊपर थोड़ा सा आप साइड कर लो, क्योंकि आपको 50 लाख का घर को अपने नाम पे करने का खर्चा है। सिमिलरली जब कोई एसेट ट्रांसफर हो रहा है बिजनेस लेवल पे भी, कॉमर्शियल लेवल पे भी, तब भी ऐसा होता है, क्योंकि नाम ट्रांसफर होना है, रजिस्ट्रेशन देना है। तो कहता है कि जब वैल्यू कैलकुलेशन किया जाए तो एसेट के वैल्यू के अंदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, रजिस्ट्रेशन वैल्यू या सिमिलर टैक्सेस वगैरह काउंट ना करें, ठीक है। अच्छा, नाउ सवाल है सर कि जब कोई एसेट बिकता है, कंपनी जब अपना फैक्ट्री का कोई पर्टिकुलर यूनिट को बेच देता है, ठीक है, जब एक बड़ा सा अंडरटेकिंग जब अपना बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा किसी को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, किसी को ट्रांसफर कर देता है या फिर ऐसे बोलो कि किसी को बेच देता है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि उसको कैपिटल गेन होता है। अब आपके सामने एक बड़ा सवाल है कि सर बिजनेस ट्रांसफर करने से गेन तो हो जाएगा क्योंकि उसको तो पैसा मिलेगा, है ना। अब क्वेश्चन इज दैट सर कि किस तरह का गेन होता है। सर नॉर्मली ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन होता है, ध्यान से सुनना बात को। Any profits or gains arising from this slum sale or one of or more undertaking held for more than 36 months। ये मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में बता के रखा कि कौन सा एसेट कितना दिन होल्ड करने पे लॉन्ग टर्म माना जाएगा और कितना दिन होल्ड करने पे शॉर्ट टर्म माना जाएगा, है ना। तो ये जो स्लम सेल का कॉन्सेप्ट है, इसमें जो एसेट के बारे में बातचीत हो रहा है, ये वाला एसेट अगर कम से कम 36 महीना 36 मंथ्स अगर कोई होल्ड करता है किसी के पास भी, सपोज आप में से किसी का मानो फैक्ट्री है, ठीक है, किसका मान लिया जाए, सपोज राहुल का फैक्ट्री है, ठीक है, राहुल को आवाज आ रहा है, राहुल अपना एसेट को, हाँ राहुल बोल, आवाज आसছে है सर। ओके, मान राहुल अपना फैक्ट्री ऋषभ को बेचना चाहता है, ठीक है, राहुल अपना फैक्ट्री ऋषभ को बेचना चाहता है, ठीक है। तो जब राहुल अपना फैक्ट्री ऋषभ को सेल करेगा तो ऑब्वियस बात है कि ऋषभ को पेमेंट करना है, राहुल को उसका पेमेंट मिलेगा। अगर राहुल ये फैक्ट्री का यूनिट जो है, मानो कि राहुल का सीमेंट का फैक्ट्री है, सीमेंट का 3-3 यूनिट बना के रखा है, ठीक है, तो 3-3 यूनिट, एक मानो खड़गपुर में है, एक मानो दुर्गापुर में है, एक मानो आसनसोल में है, ठीक है। अब दुर्गापुर वाला यूनिट बेचना चाहता है तो बेच देगा, किसको, ऋषभ को बेच देगा, तो ऋषभ को उसका पेमेंट करना है। अगर राहुल ये फैक्ट्री 3 साल होल्ड करके फिर बेचता है तो राहुल को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। मैंने 3 साल नहीं बोलना चाहिए, इसको एक्यूरेट में बोलना चाहिए 36 मंथ, ठीक है, ऐसे नॉर्मली यूज होता है। सो अगर राहुल 36 मंथ्स होल्ड करके फिर बेचता है तो राहुल को लॉन्ग टर्म होगा, और अगर राहुल 36 मंथ्स के कम टाइम के लिए होल्ड करके फिर बेच देता है तो शॉर्ट टर्म होगा। तो ये बात भी यहाँ पर क्लियर कट बोला है कि जब स्लम सेल में कोई यूनिट बिकता है किसी बिजनेस का, ठीक है, शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज कैपिटल गेन arising from the transfer of long term capital asset and shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place। जैसे मानो मैं राहुल और ऋषभ के बीच में एग्जांपल बनाया, तो राहुल जब ऋषभ को ये बेच रहा है, कौन से साल में बेच रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर राहुल 22-23 में बेचा, मैंने ट्रांसफर टुक प्लेस हुआ, तो 22-23 में ही हम लोग मानेंगे कि इसका इनकम अराइज हुआ है, भले ही पैसा ऋषभ ने बाद में पे किया हो, पर अगर ट्रांसफर हो गया है ना तो 22-23 को ही उसका इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है, डीम्ड मान लिया, डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द ट्रांसफर टुक प्लेस। राहुल जिस पर्टिकुलर ईयर में ऋषभ को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर कैसे पता चलेगा, ऋषभ के नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ जाएगा, है ना, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली
तो एनी प्रॉफिट्स एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांसफर फॉर वन और मोर अंडरटेकिंग्स हेल्ड बाय द एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स, अगर 36 महीने से कम टाइम के लिए कोई एसेट होल्ड करता है तो उसे हम लोग डीम टू बी द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे, STCG। ठीक है, और अगर 36 महीने से ज्यादा है तो हम लोग उसको LTCG कहेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। याद रखना सर, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है और पहले भी मैंने इस तरह का बात करके रखा आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पे। अब इसमें कुछ और भी बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि सेक्शन 50B सबसेक्शन 2 क्लॉज आई डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ठीक है, जैसे कि द नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग, नेट वर्थ माने कंपनी जो कमाता है सर, ठीक है, उसका जो एसेट का वैल्यू है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। इनकम टैक्स नेट वर्थ के बारे में भी कुछ बता के रखा है, ठीक है, नेट वर्थ के बारे में भी ना इनकम टैक्स आपको कुछ बता के रखा है। क्या है नेट वर्थ का मतलब? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द अंडरटेकिंग, ठीक है, और डिवीजन, ठीक है, माने चाहे वो अंडरटेकिंग हो या डिवीजन हो, माने कोई पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, फैक्ट्री साइट को डिवीजन बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे टाटा का अलग अलग जगह में फैक्ट्री या डिवीजन है ना, उस तरह का। तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ दी अंडरटेकिंग्स और डिवीजन, ठीक है, एज रिड्यूस्ड बाय द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो एसेट माइनस लायबिलिटी, समझ रहे हो सर? बिजनेस का ये अकाउंट्स में सिखाया जाता है ना, एसेट एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल, है ना। सो एट रिड्यूस्ड बाय द लायबिलिटीज ऑफ सच अंडरटेकिंग्स और डिवीजन एज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। However, any change in the value of asset on account of revaluation of asset shall not be considered for this purpose. सर ये भी अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है। आप लोगों में से जो लोग अकाउंट्स का क्लास प्रॉपर्ली करते हो, ठीक है, कहीं भी करो, ठीक है, मैम के पास करते होंगे, तो वहां पर आप लोग रिवैल्यूएशन एसेट के बारे में बिल्कुल सुने होंगे। पार्टनरशिप में पढ़ाया जाता है या फिर कंपनी अकाउंट्स में भी रिवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा जाता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है कि नहीं जाता? पढ़े होंगे आप लोग, यस और नो? हाँ सर, एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व, है ना सर? तो व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज दैट कि जब कोई एसेट रिवैल्यू हो जाता है, ये रिवैल्यू कैसे होता है? मानो आपके पास एसेट बहुत पुराना है, 1980 का आपका दादाजी के टाइम का एसेट है या आपके पापा के टाइम का, आप जब आपका पापा जब छोटे थे तब लिया था, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब उसका एसेट अभी भी आपके पास है, अब एसेट तो रिवैल्यू हो गया ना। 1980 में अगर कोई एसेट आपके पास था, ऑब्वियस बात है कि 2020 में या 22 में या 23 में वैल्यू चेंज हो गया होगा। तो जब एसेट को रिवैल्यू किया जाता है तो वो अमाउंट को कभी भी काउंट नहीं किया जाता नेट वर्थ के अंदर। एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर दिस पर्पस। तो जब हम लोग इनकम टैक्स में नेट वर्थ कैलकुलेशन करेंगे, रिवैल्यूएशन का हिसाब नहीं करेंगे। याद रखना, अपना दिमाग कम चलाएं और इनकम टैक्स जैसा बोले वैसा ज्यादा चलाएं, ठीक है, क्योंकि सर इनकम टैक्स एक रूल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये आपको जैसा बोलेगा आपको वैसा करना पड़ेगा। हम लोग अपना लॉजिक पॉकेट में ही रखे तो अच्छा है, ठीक है सर। ऐसा क्यों? सर ऑब्वियस बात है, क्योंकि रूल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ रूल बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, डिपार्टमेंट अपने अपने अंदर थोड़ा लॉजिक क्रिएट करने का कोशिश करता है। अब इसके ऊपर हम लोग ज्यादा लॉजिक ना लगाए, यही अच्छा है। यानी ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, वो आप बहसबाजी बाद में करें, जब आप IRS बन जाओगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट या CMA या CS बनने के बाद जब आप और भी हायर लेवल में जाके केस लड़ोगे, तब आप अपना जो भी पेचीदा दिमाग में चल रहा है ना आपका, आप कोर्ट में जाके उसका फैसला करो ऐसा होना चाहिए था वैसा, क्योंकि PIL वगैरह फाइल होता है उसमें वो बात होता है। चलो, सो नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग और द डिविजन एज द केस में भी, ठीक है, शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर द पर्पस। अच्छा, आप सबको पता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये सेक्शन 48 सेक्शन 49 में इसके बारे में बोला गया, इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट ऑफ सच अंडरटेकिंग और डिवीजन ट्रांसफर। और एक बात सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVIP पॉइंट है सर, लाइन नहीं है लाइव बन जाता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करवा के रखा जहां पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, और यहाँ पर आपको नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। स्लम सेल में कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट वुड however be available even if the slum sale has taken place on undertaking held for more than 36 months. नॉर्मली इंडेक्सेशन बेनिफिट शॉर्ट टर्म में मिलता है कि लॉन्ग टर्म में मिलता है? हाँ सर बोलो, इंडेक्सेशन बेनिफिट शॉर्ट टर्म में मिलता है कि लॉन्ग टर्म में मिलता है?
लॉन्ग टर्म में मिलता है। थैंक यू सर। इंडेक्सेशन बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन बेनिफिट ऐसे भी नहीं है। लेकिन अगर स्लम सेल में कोई एसेट आपके पास ऑलरेडी 36 महीने के ऊपर या 36 मंथ के ऊपर आपके पास था, तो उसमें भी आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। और 36 मंथ के ऊपर होने से ऑटोमेटिकली वो लॉन्ग टर्म ही होता है, लेकिन फिर भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं। याद रखे बात को, ये लाइन नहीं है, लाइफ है। सर कैसा बात करते हो आप? अरे मैं और क्या बात करूंगा, जो डिपार्टमेंट बोलेगा मैं उसको कॉपी पेस्ट करके आपको सुना दूंगा, मेरा और कोई काम नहीं। ठीक है, मेरा और कोई काम नहीं है। तो बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ काम, शुरू करो टैक्स का प्रोविजन पढ़ना लेके प्रभु का नाम। सर ऐसा तो नहीं सुना था सर, मैंने सुना दिया आपको। ठीक है, टैक्स को पढ़ना है, लॉ को पढ़ना है, बैठे बैठे काम नहीं है, प्रभु का नाम लो, जो भी आपका प्रभु है। ठीक है, जिसे आप मानते हो। अगर किसी को नहीं मानते, खुद को मानते हो, खुद का नाम ले लो। ठीक है, सबका अपना अपना होता है सर। काफी लोग आजकल एथीस्ट भी होते हैं, किसी को नहीं मानता, मत मानो, खुद को तो मानते होंगे, खुद को मानो। तो खुद का नाम ले लो और चालू हो जाओ। क्या करना, प्रोविजंस पढ़ना। अंताक्षरी का जमाना गया। अंताक्षरी कब खेलोगे? अंताक्षरी तब खेलना जब आप लोग फैमिली गैदरिंग में होंगे, कोई पार्टी में जाओगे दोस्तों के साथ, तब कर लेना। और बाकी टाइम पे ये सब अंताक्षरी होगा, प्रोविजंस पढ़ने का। ठीक है सर, समझ गए, आप आगे बढ़े। यस सर, मेरा काम ही क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। डीम्ड फुल वैल्यू कंसिडरेशन, अब इसका भी एक हिसाब है, ये भी मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ। अभी एक क्वेश्चन करूंगा, जो भी थोड़ा बहुत दिमाग में चल रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच। ये सेक्शन 50B सबसेक्शन 2 क्लॉज 2 के अंदर बोला है। सर क्या बोला है? सर ये बोला कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट। अब आप बोलोगे सर फेयर मार्केट क्या होता है? सर हर चीज का ना मार्केट में एक सही दाम होता है। ठीक है, एक सही दाम होता है, बाकी डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करके मार्केट वैल्यू भी कुछ हो जाता है ना, एक्चुअल वैल्यू कुछ हो जाता। तो जैसे आप लोग जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़े थे, वहां पर फेयर रेंट के बारे में पढ़े थे, जो लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कवर कर चुके हो, है ना, तुमको पता है कि वहां पर फेयर रेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो हर चीज का एक मार्केट में एक फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, FMV, इसका हर जगह में चर्चा होता है। जब हम लोग फाइनेंस पढ़ते हैं तब उसमें शेयर के बारे में बात होता है कि शेयर का फेयर मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए, बुक वैल्यू क्या है, और प्रीमियम वैल्यू क्या चल रहा है। तो जो भी हो, फिलहाल इतना समझो कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर calculated in the prescribed manner shall be deemed to be the full value consideration received or accruing। यानी या तो आप रिसीव कर चुके हो या फिर आपके नाम पे ड्यू हो चुका है। किसके नाम पे? अरे जो गेन करने वाला है, जो कैपिटल गेन करने वाला है, जिसका फैक्ट्री यूनिट बेचने वाला है या जो बेच चुका है बेसिकली। जैसे राहुल ऋषभ को बेचा था, तो यहाँ पर कैपिटल गेन किसको होने वाला है? राहुल को होने वाला है। तो एक्रू का मतलब क्या होता है? ड्यू, है ना, जब आपके नाम पे इनकम ड्यू हो चुका है, भले ही आप अभी तक रिसीव नहीं किए, बट आपके नाम पे वो लिख चुका है सर, अब वो कोई टाल नहीं सकता। जब किसी के नाम पे कोई चीज एक्रू हो जाए ना, एक्रू होने का मतलब बहुत खतरनाक होता है। ऐसा नहीं कि एक्रू हो गया तो ड्यू है तो मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, मिलेगा तो बिल्कुल क्लेम हो जाएगा आपका। जिसको भी पैसा मिलेगा वो एकदम क्लेम कर सकता है, बिल्कुल पूरा पूरा हक है सर। अकॉर्डिंगली सीबीडीटी कौन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, यही इनकम टैक्स को संभालते हैं सर। आप लोग जो भी पढ़ते हो ना इनकम टैक्स के बारे में, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन का काम करो, यानी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आप लॉयर हो, ठीक है, आप CS हो, डजेंट मैटर। ठीक है, आपका सारा खेल ये संभालते हैं। जब आप टैक्स पढ़ते हो तो आप समझ रहे ना कि आपका सारा खेल इन्हीं का खेल है। भले ही किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के आप टैक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट आप बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टैक्स का हिसाब किताब तो इन्हीं का है। कोई इंस्टीट्यूट तो बस इनको फॉलो करके पढ़ाते हैं और फिर प्रैक्टिशनर बनाते हैं। ठीक है, तो पूरा खेल इनका है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स है ना, इनकम टैक्स, और एक है इनडायरेक्ट टैक्स, उसका भी अलग साइट है। ठीक है, तो आप कभी कभी ये सब साइट में ना विजिट करना,
ये सब साइड में विजिट करते रहना, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के साइड में विजिट करते रहना। सर क्या होगा मिलके, अरे हम लोग कितना चीजों में ऐसे ही बेकार टाइम देते हैं, तो कभी काम की चीज पे भी टाइम दे सकते हैं ना। जिंदगी में कभी ना कुछ काम आ ही जाता है। यहाँ ये पढ़ लिए, वहाँ वो अपडेट मिल गया, ये सर्कुलर, वो नोटिफिकेशन, क्या क्या चीज नहीं देखना मिलता है सर। So accordingly, the CBDT has prescribed that for the purpose of section 50B subsection 2 clause 2, the fair market value of capital asset would be, ऐसा होना चाहिए, higher of यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है, उसमें से जो ज्यादा होगा। FMB1 being the fair market value of capital asset transferred by way of slum sale determined on the date of slum sale, and fair market value being the fair market value of the consideration monetary and non monetary, ठीक है, चाहे वो कैश में भी हो सकता है, नॉन कैश भी हो सकता है, received or accruing as a result of transfer by way of slum sale। इनमें से जो हायर है, फेयर मार्केट वैल्यू 1 या फेयर मार्केट वैल्यू 2, इनमें से जो हायर होगा वही होगा सर। being the fair market value of capital asset transferred by way of slum sale determined on the date of slum sale, जिस दिन slum sale हो रहा है, and fair market value 2 being the fair market value of the consideration, माने जितना राहुल रिसीव कर रहा था, माने जिसका फैक्ट्री बिक रहा है सर, वो जितना रिसीव कर रहा है, फैक्ट्री यूनिट जिसका बिक रहा है या डिवीजन जिसका बिक रहा है, ठीक है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी वट एवर बी दी सिचुएशन। कहीं पर ऐसे होते हैं ना, पैसा नहीं लेते, बदले में कोई नॉन मॉनेटरी चीज ले लेते हैं, ठीक है, तो उसका भी तो मार्केट वैल्यू होगा। उसको रिसीव्ड और एक्रूइंग, या तो आप रिसीव कर चुके हो या तो एक्रू हो चुका है आपके नाम पे, एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर बाय वे ऑफ स्लम सेल, इनमें से जो भी हायर होगा उसी को लिया जाता है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग सर, ये सेक्शन 50B सबसेक्शन 3 CBDT क्या कहता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ये कहता है कि भाई चार्टर्ड के पास चले जाओ, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले जाओ और उनसे रिपोर्ट कलेक्ट करके लाओ। क्या कलेक्ट करके लाना सर, रिपोर्ट। सो रिपोर्ट ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जरूरी है। 50B सबसेक्शन 3 एवरी एसएससी, जैसे यहाँ पर हम लोग राहुल को एग्जाम्पल में लिए थे एंड ऋषभ को लिए थे। Every SSC in the case of slum sale shall furnish in the prescribed form on or before 30th September of the assessment year। जैसे करेंटली 23-24 असेसमेंट ईयर चल रहे हैं, है ना, और 22-23 प्रीवियस ईयर चल रहा है ना, तो 23-24 जो असेसमेंट ईयर चल रहा है इसके 30 सितंबर के पास पहले, मतलब ये जो सितंबर आ रहा है सर, है ना, सितंबर आ रहा है ना, सितंबर आ रहा है, तो 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, उससे पहले ऑन और बिफोर, दैट इज स्पेसिफाइड डेट रेफर्ड अंडर सेक्शन 44AB। 44AB कौन सा सेक्शन है, पीजीपीपी अभी हम लोग कंप्लीट करके आए। पीजीपीपी क्या कहता है सर, पीजीपीपी टैक्स ऑडिट के बारे में बात करता है 44AB में। स्पेसिफाइड डेट रेफर्ड अंडर सेक्शन 44AB बीइंग द डेट 1 प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। ये बात हम लोग वहां पर भी कर चुके थे। जो लोग पीजीपीपी कंप्लीट कर चुके हो और अच्छे से क्लास किए हो, अगर लाइव नहीं किए तो रिकॉर्डिंग किए हो, अरे कुछ तो किए होंगे, अगर कुछ भी अभी तक नहीं किया तो कर डालो, ठीक है। सो 139 सबसेक्शन 1 के तहत डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले अगर आपने कर लिया 44AB के तहत, 1 महीना पहले, नॉर्मल अक्टूबर से, ठीक है, 1 महीना पहले, रिपोर्ट ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिकेटिंग द कंप्यूटेशन ऑफ नेट वर्थ। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट ही वैल्यू कर सकता है, वैल्यू को वैलिड कर सकता है कि नेट वर्थ कितना है, एसेट लायबिलिटी का हिसाब किताब ऑडिट करके निकाल लेंगे ना कि कितना एसेट है कितना लायबिलिटी है, तो नेट वर्थ का कैलकुलेशन करके फिर उस पर साइन कर देंगे, थप्पा लगा देंगे, चाहे वो अंडरटेकिंग हो या डिविजन जो भी हो, एज द केस में भी, एंड सर्टिफाइंग दैट, और ये भी सर्टिफाई कर देगा द नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग और डिवीजन हैज बीन करेक्टली अराइव्ड। डिवीजन का जो नेट वर्थ है वो एकदम करेक्टली अराइव हुआ है, एसेट लायबिलिटी का हिसाब एकदम करेक्टली अराइव हुआ है एट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। इसीलिए चार्टर्ड के पास आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। स्लम सेल करने के पहले चार्टर्ड का रिपोर्ट भी चाहिए, चार्टर्ड का रिपोर्ट भी चाहिए, नहीं तो क्या है ना, वो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि भाई ये सही है कि नहीं है, बताओ, समझ रहे हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंट्स का पूरा हिसाब किताब करने का नॉलेज भी है और पावर भी है। कॉस्ट अकाउंटेंट के पास भी है, पर कॉस्ट अकाउंटेंट को यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिलहाल तो नहीं दिया, बाकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मिला है, सबको थोड़ा थोड़ा करके मिला है, सीए को थोड़ा ज्यादा मिला है। अच्छा देखो, क्योंकि वो पुराना है। अच्छा नेट वर्थ और बाकी लोगों का भी काम का एरिया और भी बढ़ गया है सर, सभी का एरिया बढ़ चुका है, तो ना दिल छोटा करे, लेकिन जो है वो है। अच्छा नेट वर्थ क्या है आपको पता लग गया,
जो लोग सीए नहीं कर रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं कि सारा सीए ही लेके जाएगा क्या, अरे नहीं सर, बाकी लोगों के पास भी अच्छा खासा एरिया है। अच्छा, नेट वर्थ का नॉलेज आपको मिल गया। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ अंडरटेकिंग एंड डिविजन कैसे कैलकुलेट होगा? इन द केस ऑफ डिप्रिशिएबल एसेट द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट, ध्यान से सुनना, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा काम आएगा। रिटन डाउन वैल्यू मेरे WDV वैल्यू, डिप्रिसिएशन में ये चीज बार बार सिखाया गया है बचपन से लेके अभी भी चल रहा है। बचपन पीछा नहीं छोड़ता है ना सर, बचपन का प्यार हमें भूल नहीं जाना रे। ये सर बचपन पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। बचपन में अगर आपका कुछ भी अच्छा हैबिट था या पढ़ाई ठीक ठाक से किए थे, उसका फायदा अभी पूरा मिलेगा। अगर बचपन में नहीं किए थे, जो भी मिस करके आए थे वो अभी करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को अपना ड्यू चुकाना पड़ता है। तो इन केस ऑफ डिप्रिशिएबल एसेट द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, क्लास 11 में डिप्रिसिएशन चैप्टर जो लोग ठीक ठाक से नहीं किया तो अब करना पड़ेगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक क्लास 11 का टॉपिक है। लेकिन मानो सीए इंटर में आके, सीए में इंटरमीडिएट में आके अगर किसी को अभी भी डिप्रिसिएशन में कंफ्यूजन है तो सोचने वाला बात है ना। तो अपना ड्यूज चुकाओ सर, अपना ड्यूज चुकाओ जो भी हो। सर आप माथा खराब करते हो, हम लोगों का डरा देते हो। अरे नहीं सर, मैं तो बस हकीकत याद दिला देता हूँ, कर लो जो बाकी है कर लो। In the case of depreciable asset, the written down value of block of assets determined in accordance with the provisions contained in sub-item C of item 1 of section 43 subsection C say 6 clause C, ठीक है, PGBP का सेक्शन। In case of capital asset being goodwill, ध्यान से सुनना, कैपिटल एसेट अगर गुडविल है यानी इंटेंजिबल टाइप का ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन which has not been acquired by the SSE by purchase from a previous owner, which has not been acquired by the SSE by purchase from a previous owner, बट की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो हम उसे नील मानेंगे। सर अब यहाँ पर एक बात आ गया, ये अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है, पर फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। हर बिजनेस का ना एक गुडविल जनरेट होता है अगर वो बिजनेस लंबा समय तक चलता है, और ये गुडविल ना एक दिन में नहीं आता है ना। गुडविल क्या होता है, व्हाट इज गुडविल? इन सिंपल आपको गुडविल बता सकता हूँ। ऐसे अकाउंट्स में गुडविल के बारे में काफी डिस्कशन होता है। गुडविल मतलब ये होता है सर, पास्ट एफर्ट के कारण, ठीक है, आपके पास्ट एफर्ट के कारण प्रेजेंटली आप जो बेनिफिट एंजॉय करते हो, बिजनेस पे, ठीक है, पास्ट एफर्ट के कारण आप प्रेजेंटली जो बेनिफिट एंजॉय करते हो, मानो पास्ट में आपने काफी मेहनत करके अपना बिजनेस को बनाया, ठीक है, और प्रेजेंटली आपकी बिजनेस में अच्छा खासा क्या हो रहा है, अच्छा खासा बिजनेस में कस्टमर टर्नओवर हो रहा है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको मानते हैं, ठीक है, लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने वो गुडविल जनरेट कर लिया। भले ही बगल में दूसरा कोई बिजनेस बना लिया, बट क्योंकि वो अभी गुडविल जनरेट नहीं कर पाया तो उसके पास कम लोग जाते हैं कंपेयर टू जिसके पास ज्यादा आते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके पास गुडविल है ना। ब्रांड वैल्यू, हाँ सर बोलो। মানে ব্র্যান্ড ভ্যালু হয়ে গেছে ভালো গুডউইলের জন্য। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, वैल्यू बढ़ गया। तो ये पास्ट एफर्ट के कारण होता है किसी भी फील्ड में। जब भी आप कोई भी चीज नया नया बनाओगे ना, ऑब्वियसली आपको वो गुडविल नहीं फील होगा अगर वो एक ही वही काम कोई 5 साल कर रहा है और कोई वही काम 10 साल 15 साल से कर रहा है, ठीक है। और गुडविल तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एफर्ट देने से नहीं होता, एफर्ट को भी एक प्रॉपर मैनर में देना पड़ता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, मैन टू मैन वेरी करता है सर, ठीक है। काफी लोग इसको एफर्ट तो बहुत लोग देते हैं, मेहनत रिक्शा वाला भी करते हैं, मेहनत ऑटो वाला भी करते हैं, पॉइंट भी नोटेड सर। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। रिक्शा वाला जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं और जो ऑटो वाला जो हैंड हाथ के थ्रू से चलाते हैं, दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये बेटर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरा वाला लोअर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है। टेक्नोलॉजी तो दोनों में, साइकिल रिक्शा भी एक समय टाइम पे बड़ा टेक्नोलॉजी था, बाद में ऑटो रिक्शा आ गया तो ऑटो रिक्शा भी बड़ा टेक्नोलॉजी हो गया। सो आप किसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, बात सिर्फ मेहनत का नहीं है, बात मेहनत को कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो मेहनत का भी एग्जीक्यूशन लेवल होता है, ठीक है। देखो सर, लेबर ही सभी को ही करते हैं, हर किसी को मेहनत करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कि वी ऑल आर लेबर इन इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स ना बाइफरकेट नहीं करता, सबको मेहनती, ठीक है, इंसान समझते हैं। इकोनॉमिक्स सब मेहनत करते हैं, किसान भी मेहनत करते हैं, लेबर जो सामान ढोते हैं दिमाग सॉरी बॉडी के ऊपर लेके सर के ऊपर लेके, वो भी मेहनत करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बड़े कंपनी में अपना रोल प्ले कर रहा है, सब सब इकोनॉमिक्स में लेबर है। लेकिन डिफरेंस यही है, आपको हम लोग बोलते हैं ना ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर, वही है, आप एग्जीक्यूशन कैसे कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी हो, हर किसी का अपना अपना गुडविल होता है, ठीक है, लेबर का भी अपना गुडविल होता है, ऐसा बात नहीं। सो गुडविल बनाने में टाइम लगता है, तो जो गुडविल आप सेल्फ जनरेट करते हो, ऑब्वियसली इट्स टेक टाइम, रातों रात तो नहीं होता, डिपेंड करता है, सेल्फ जनरेटेड होता है। और कभी कभी आप दूसरे का गुडविल परचेस भी करते हो। जैसे अगर आज कोई बड़ा बिजनेस है और आप उस बिजनेस को परचेस कर रहे हो, तो उस बिजनेस का अच्छा खासा गुडविल है और आप उस बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो। तो जब कोई बिजनेस को कोई टेक ओवर करता है, सपोज एक बिजनेस है जिसका नाम है मानो एबी लिमिटेड, ठीक है, एबी लिमिटेड काफी दिनों से बिजनेस कर लिया और उसने अपना अच्छा खासा गुडविल भी बनाया था और अभी वो अपना बिजनेस को सेल करना चाहता है। तो जो भी कंपनी सपोज एक्स वाई लिमिटेड उसको टेक ओवर करने के लिए आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि एबी लिमिटेड का जो गुडविल है उसका दाम उनको देना पड़ेगा। तो एबी लिमिटेड जो गुडविल बनाया है, एक्स वाई लिमिटेड उसको क्या कर रहा है, एक्विजिशन कर रहा है, बिजनेस तो ले ही रहा है, साथ में गुडविल भी ले रहा है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि जो गुडविल सेल्फ जनरेटेड होता है उसका वैल्यू नील है, और जो गुडविल आप परचेस करते हो प्रीवियस ओनर से उसका कुछ तो वैल्यू आएगा। तो वही बताया सर, इन केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन व्हिच हैज नॉट बीन एक्वायर्ड बाय द एसएससी बाय परचेस फ्रॉम ए प्रीवियस ओनर, मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो वो नील है। कैपिटल एसेट इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच 100% डिडक्शन इज क्लेम्ड, in case of capital asset in respect of which the whole of the expenditure has incurred allowed as allowable as a deduction under section 35 AD, वो भी नील है। ये भी आपका पीजीबीपी का सेक्शन, ठीक है, ये भी पीजीबीपी में सेक्शन 35 AD में मैंने आपको समझा के रखा था। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक ही बोलूंगा कि आप पीजीबीपी एक बार 35 AD को कवर करो, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी एसेट्स के केस में क्या होता है, बुक वैल्यू लिया जाता है। फॉर ऑल अदर एसेट्स वी विल टेक द बुक वैल्यू। अब मैं आपको दो चीज बताऊंगा, एक मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, स्लम सेल को कैलकुलेट करने के लिए एक शॉर्ट क्या बोलेंगे फ्लो चार्ट, ठीक है, एक फ्लो चार्ट है, इसको आपको थोड़ा याद रखना है। चलो मैं आपको थोड़ा फ्लो चार्ट समझा देता हूँ, ध्यान से देखे सब। अच्छा फ्लो चार्ट बाद में कराने से भी अच्छा रहेगा, याद आ जाएगा। चलो फ्लो चार्ट बाद में करते हैं, अभी तो समझ में आ गया है, ठीक है, अभी बस क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करें क्या करें क्या करें, पहले फ्लो चार्ट, नहीं पहले फ्लो चार्ट बता देता, ठीक है चलो सर, चलो फ्लो चार्ट पहले बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा क्या हो जाएगा ना, दिमाग में एक माइंड मैप बन जाएगा, ठीक है, टेक इट एज ए माइंड मैप, खुद बना लेना सर घर पे। हर चीज मैं पढ़ा के चला गया और आप लोग अपने जैसे वो ऐसे रख दिए, ऐसे नहीं चलेगा। कॉपी में पुट डाउन करो, लिखो, ड्रॉ करके लिखो, अपना नोट बनाओ। खुद का नोट नहीं बनाओगे ना, जिंदगी भर में अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाएगा। यही फर्क करता है सर बेस्ट और वर्स्ट के बीच में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, दैट्स अ हार्डकोर ट्रूथ। कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल ऑफ एन अंडरटेकिंग 50B is the undertaking held for more than 36 months before transfer, is the undertaking held for more than 36 months before transfer। सवाल है, क्या आप 36 महीने से ज्यादा एसेट होल्ड करके रखे हो, बिग क्वेश्चन। क्या आप 36 महीने से ज्यादा टाइम के लिए एसेट होल्ड करके रखे हो, इफ यस तो आपका जो कैपिटल गेन होने वाला है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। लेकिन एक बात और है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो है पर उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है। अगर 36 महीने से कम है तो रिजल्टेंट कैपिटल गेन आपका एसटीसीजी बनेगा। क्या बनेगा, एसटीसीजी माने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जिसमें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसमें आपका टैक्स लाइबिलिटी होगा 20%, जो भी गेन करोगे उसका 20%। जहां पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें आपका नॉर्मल स्लैब आएगा, ये मैं पहले भी बोला था। नॉर्मल स्लैब माने इनकम टैक्स का जो स्लैब है ना, स्लैब के अंदर आ जाएगा, अप टू 2.5 लाख नील,
2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 20 लाख के ऊपर 2.5 लाख से 5 20%, 5 लाख से 10 लाख 20 और 10 लाख के ऊपर 30%। ये बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स है, ठीक है। लास्ट दिन भी यही चीज ऑफलाइन में भी डिस्कशन हो रहा था। तो वो नॉर्मल स्लैब के अंदर आपका एसटीसीजी का कैलकुलेशन आएगा कि आपने कैपिटल गेन करके कितना कमाया, फिर उसको स्लैब के अंदर डालना है, ठीक है। इसीलिए बोला नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेशन। नाउ पॉइंट इज दैट कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल, ठीक है। अब इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, आप जितना फुल वैल्यू कंसिडरेशन रिसीव करोगे, ठीक है, उसका इक्वल से फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, चाहे FMV1 एंड FMV2, मैं आपको पढ़ा के आया। फेयर मार्केट वैल्यू 1 एंड फेयर मार्केट वैल्यू 2 में जो भी हायर होगा उसको लेना चाहिए, ठीक है। इससे से डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर कुछ है तो उसे माइनस करो, ठीक है। फिर आपको क्या मिलेगा, नेट वर्थ मिलेगा। अच्छा, नेट वर्थ का कैलकुलेशन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द अंडरटेकिंग माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ऑफ द अंडरटेकिंग अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स में जो भी हिसाब है, एसेट का वैल्यू माइनस लायबिलिटी का वैल्यू, तो आपको नेट वर्थ मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इसी तरह से चलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, अब कोई एसेट डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, तो उसका WDV लेना चाहिए, और WDV का हिसाब सेक्शन 43 सबसेक्शन 6 क्लॉज C के हिसाब से लेना चाहिए। और उसमें ये बात भी कर दिया, अगर कोई रिवैल्यूएशन है तो उसको उस इफेक्ट को इग्नोर करना चाहिए। अच्छा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू मैं आपको अभी बता रहा था नील होगा। इन केस ऑफ कैपिटल एसेट वेयर फुल एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD, अगर कोई कैपिटल एसेट में कोई एक्सपेंस भी अपने किया था, वो 35 AD के तहत आपको पूरा एक्सपेंडिचर डिडक्शन है, तो उसका वैल्यू भी नील माना जाएगा। और इन केस ऑफ एनी अदर एसेट तो जो भी बुक वैल्यू होगा वो लिया जाएगा, ठीक है। अब अभी भी आपको बात आधा अधूरा सा ही लगेगा जब तक एक क्वेश्चन ना हो जाए, ठीक है। चलो, अब शॉर्ट समरी में थोड़ा तो आइडिया मिला है। अब ये थोड़ा आइडिया को एक कंप्लीट आइडिया में ट्रांसफर करने का पूरा कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो ध्यान से मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को पढ़े और इसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करें। करोगे ना सर? इतना सा है, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए, इसका स्लम सेल हो रहा है, इसका ना कुछ एंटरप्राइज है, इसका कुछ एंटरप्राइज है। क्या एंटरप्राइज है इसका? एक सेकंड सा, इसका एक एंटरप्राइज है जिसमें ना 2 यूनिट है इनका, माने 2 डिवीजन है बिजनेस का। तो ऑब्वियस बात है कोई ना कोई यूनिट को ट्रांसफर करेगा, तभी ना स्लम सेल का बात हो रहा है। पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए। मिस्टर ए एक प्रोपराइटर है आकाश एंटरप्राइज का, जिसका 2 यूनिट है बिजनेस का। ये ट्रांसफर्ड ऑन 1/4/2022 हिज यूनिट 1, 1/4/2022 में यूनिट 1 ट्रांसफर कर रहा है, वो भी स्लम सेल के तौर पे, जिसमें उनको 25 लाख मिल रहा है सर। टोटल कंसिडरेशन कितना रिसीव कर रहा है? 25 लाख, 25 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ यूनिट 1/4/22 में 30 लाख। सेल कंसिडरेशन है 25 लाख, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू है 30 लाख। यूनिट 1 वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2005-6। यूनिट 1 स्टार्ट कब किया था? 2005-6 में। तो 2005-6 देने का मतलब क्या है कि आपका ये 36 मंथ से ज्यादा होल्ड है कि नहीं? ऑब्वियस बात है 2005 से और 2022 कितना साल हो गया सर? तो ऑब्वियस बात है 36 मंथ से ज्यादा होल्डिंग है। इस एसेट में आपका कुछ ट्रांसफर में आपको कुछ खर्चा भी पड़ा, दैट इज 28,000, ठीक है। किसी भी एसेट को ट्रांसफर वगैरह करने में कुछ तो खर्चा पड़ जाता है सर। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट आपके पास दिया है, जिसमें बिजनेस का लायबिलिटी एंड एसेट का हिसाब आपको दिया है। चलो, आप लोग अकाउंटेंसी बहुत अच्छे जानते हो, एसेट लायबिलिटी का हिसाब भी जान जाओगे। तो बिजनेस के पास कैपिटल है 15 लाख का, कैपिटल लायबिलिटी में आता है ना सर। रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर बिल्डिंग फॉर यूनिट 1, रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी लायबिलिटी साइड में रखा गया है 3 लाख का। बैंक लोन है 70% फॉर यूनिट 1, यूनिट 1 का बैंक लोन है 70% का, ठीक है। 70% फॉर यूनिट 1, माने 70% ऑफ द यूनिट 1 का बैंक लोन है 2 लाख का। और मार्केट में इनका ट्रेड क्रेडिटर है
जिनको इनको पेमेंट करना पड़ेगा बिजनेस का क्रेडिटर 25% फॉर यूनिट 1, यूनिट 1 का 25%, 25% फॉर यूनिट 1, दैट इज वैल्यूएशन है 1.5 लाख का। अब बिजनेस पे और भी कुछ दिया है, जैसे बिल्डिंग, अच्छा ये तो हो गया लाइबिलिटी। एसेट साइड में देखो, बिल्डिंग है यूनिट 1 में 12 लाख, यूनिट 2 में 2 लाख, टोटल है 14 लाख। मशीनरी है यूनिट 1 में 3 लाख, यूनिट 2 में 1 लाख, टोटल है 4 लाख। डेटर मतलब जिनसे पैसा मिलेगा, पाना है, पैसा पाना है, यूनिट 1 के डेटर है 1 लाख का, 1 लाख का, यूनिट 2 का डेटर है 40,000 का, टोटल हो गया 1,40,000 का। ठीक है, और अदर एसेट्स कुछ है जिसमें यूनिट 1 का है 1,50,000 का और यूनिट 2 का है 60,000 का, कुल मिला के टोटल आपका बन रहा है 2,10,000 का। ओके, अगर आप दोनों साइड टोटल करो तो आपका बन जाता है लाइबिलिटी एज वेल एज एसेट 21,50,000 का, जैसे बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, है ना। बैलेंस शीट टैली क्यों होता है ये सब तो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में बताता हूँ सर। ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास जब मेरा होता है सर, इसी वीक से मेरा चालू होगा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। जिनका भी अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, बेसिक वीक है, ज्वाइन कर लेना सर। ऐसे मैं बता दूंगा किसको किसको ज्वाइन करना चाहिए, और बाकी जिनका वीक है वो खुद मेरे को बताएं तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अकाउंट्स वीक है तो बिल्कुल कर लो, ठीक कर लो अकाउंट्स को। अच्छा, अब पॉइंट है सर, आपको कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी दिया है यहाँ पर। रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया गया है जिसमें आपका यूनिट 1 का बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है। नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डीड, किसी इंडिविजुअल एसेट को ट्रांसफर डीड में रखा नहीं गया, जो कि स्लम सेल का कैरेक्टर है। अदर एसेट्स ऑफ यूनिट 1 इंक्लूड पेटेंट, यूनिट 1 में कुछ पेटेंट का राइट है जो 1 जुलाई 2020 को लिया गया था 50,000 में, और जिसके ऊपर किसी भी तरह का डिप्रिसिएशन अभी तक चार्ज नहीं किया गया। ठीक है, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। पेटेंट क्या होता है? जब किसी एसेट पे या किसी बिजनेस पे, ठीक है, या बिजनेस के लोगों के ऊपर, बिजनेस के कॉपीराइट के ऊपर आपका कोई राइट आता है ना, तो राइट को खरीदना पड़ता है कि भाई ये इसमें मेरा पेटेंट है, इस आविष्कार में, इस फॉर्मूला में मेरा पेटेंट है, ठीक है, इसमें कोई और हकदार नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट का जो पेटेंट लॉ है ना, उसके हिसाब से आपको पेटेंट करवाना पड़ता है। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट बोल के हैं, पेटेंट लॉ है, तो उसमें करना पड़ता है, तो उसके तहत ये चलता है। नहीं तो कोई और लेके चला जाएगा तो फिर कोर्ट में जाके बाद में डिस्प्यूट होता है, तो पेटेंट करवाना पड़ता है। जो भी वो 50,000 यहाँ पर आपका है, इसमें क्योंकि ये भी एसेट है आपका, इंटेंजिबल्स है, पर इसमें भी आपका कोई डेप्रिसिएशन अभी तक 1/7/2020 के बाद लागू नहीं हुआ है। दिस इज दिस सिनारियो। सर आप लोग मुझे इतना बताओ, सिनारियो क्लियर है कि नहीं? मुझे इतना बता दो सर, सिनारियो क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, क्वेश्चन समझ पाना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो फिर जवाब कैसे समझोगे? बुझते पेरेছে সবাই? হ্যাঁ স্যার। हाँ सर। चलो, थैंक यू सर। लेकिन अब इसका आंसर कैसे करना है, चलो मेरे साथ साथ थोड़ा ट्राई करो। क्या आंसर होगा? सबसे पहले ना, अब हेडिंग बनाओ सर, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन स्लम ऑफ यूनिट। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल ऑफ यूनिट 1।
इसमें एक पर्टिकुलर लगा दो सर और एक अमाउंट का घर भी बना दो, हो जाएगा, दोनों कॉलम में हो जाएगा अमाउंट। अब बहुत काम आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझदारी से समझ सॉल्व करना है। जस्ट टेल मी कि आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन को क्या माना जाए। क्वेश्चन आपको याद है सर? मैं फिर से दिखा देता हूं। आपने जब स्लम सेल किया तो कितना रिसीव किया? आपने कंसिडरेशन कितना रिसीव किया? 25 लाख। 25 लाख। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट कि आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन 25 लाख लेंगे या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूनिट 1? बोलो सर। फुल वैल्यू कंसिडरेशन में क्या लेना चाहिए? स्लम सेल फॉर ए टोटल कंसिडरेशन या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ यूनिट 1 ऑन 1/4/2022? 25 लाख होना चाहिए कि 30 लाख होना चाहिए? कंफ्यूज हो गए? हाँ, अब इसे, हाँ बोलो सर बोलो। 25 लाख की 30 लाख होना चाहिए ना सर, क्योंकि ये देखो डीम्ड फुल वैल्यू कंसिडरेशन, इसी में तो बात कर रहे थे। इस्लाम सेल में कंसिडरेशन को डीम्ड कर लिया जाता है, तो भले ही आपका कंसिडरेशन कुछ और हो, भले ही आप खुद कुछ और कंसिडरेशन रिसीव करो, बट इसमें फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाता है। अब इसमें फेयर मार्केट वैल्यू में सिस्टम है, फेयर मार्केट वैल्यू 1 एंड फेयर मार्केट वैल्यू 2, लेकिन इन दिस क्वेश्चन क्या इसमें दो हिसाब हैं अलग अलग? इसमें तो एक ही वैल्यू है, तो फिर ज्यादा माथा नहीं लगाना, एक है तो एक ही ले लो। अब जो दो रहेगा तो FMB1 और FMB2 का हिसाब कर लेना। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिख दो, हायर ऑफ FMB ऑफ कैपिटल एसेट of unit 1 on 1st April 2022 or FMB of monetary consideration receipt. So higher of fair market value of capital asset. 22 अब हाँ बोल, एक बार की बोल रहे? डेट डेटा ओ 2022 है, 2022 1st अप्रैल ना, 1st अप्रैल 2022, ठीक है। तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन ऑफ कैपिटल एसेट जो कि आपका 25 लाख का है, और मॉनेटरी कंसिडरेशन रिसीव, सॉरी मॉनेटरी कंसिडरेशन रिसीव 25 लाख का है, और फेयर मार्केट वैल्यू 30 लाख का है, तो दोनों में से हायर कौन सा है? 30 लाख, तो आपको वो लेना चाहिए, ठीक है। यही चीज आपको मैंने कुछ देर पहले प्रोविजंस में पढ़ा रहा था, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू एज वेल एज फुल वैल्यू कंसिडरेशन, दोनों में से जो हायर होगा वो वैल्यू आएगा। एनी डाउट सर कि 25 लाख और 30 लाख में क्या होगा? ये क्लियर है तो प्लीज मुझे बताइए। डाउट है क्या कुछ? ठीक है, तो फिर 25 लाख और 30 लाख में से 30 लाख लेंगे। अच्छा, एक्सपेंस भी तो हुआ है ट्रांसफर में, तो उसमें तो लेना चाहिए, है ना। कैपिटल गेन कैलकुलेशन में खर्चा तो माइनस करेंगे ना, तो इसमें से लेस हो जाएगा एक्सपेंस फॉर ट्रांसफर। इस ट्रांसफर में आपका खर्चा पड़ा है 28,000 का, कितने का? 28,000 का, माइनस करो सर। तो खर्चा माइनस करने के बाद आपका हिसाब बनने का सर 29,72,000, करके देख लेना। ऐसा नहीं कि मैंने जो पुट कर दिया आप भी चुपचाप वही पुट कर दिए,
इसमें से आपको लेस करना है नेट वर्थ को। क्या करना है? नेट वर्थ जो है बिजनेस का, उसे करना है। तो इसके लिए एक वर्किंग कर लेंगे, इसके लिए एक वर्किंग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो मैं दूसरे पेज में करता हूँ वर्किंग नोट को। वर्किंग नोट 1 ऐसा बोल के लिख लो, और कंप्यूटेशन ऑफ नेट वर्थ ऑफ यूनिट 1 ऑफ आकाश एंटरप्राइज। करना क्या है? बहुत सिंपल काम है सर, कि इसमें एक पर्टिकुलर बना देना, और अगेन हो सके तो 2 अमाउंट का घर भी कर सकते हैं, एक में भी हो सकता है, डिपेंड करता है जो भी आप करो। मैं 2 ही कर लेता हूँ, अगर कोई इनर कॉलम में कुछ पुट करना हो तो कर देंगे, एक में भी हो सकता है। अच्छा, बिल्डिंग आपके पास, बिल्डिंग जो है, मैं क्वेश्चन फिर से दिखाता हूँ, आप मुझे बताओ बिल्डिंग आपके पास कितने का है? यूनिट 1 का बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 12 लाख ना। हेलो सर, यूनिट 1 का बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 12 लाख। बैलेंस शीट क्या बता रहा है? 12 लाख। लेकिन आपके लाइबिलिटी साइड में एक रिवैल्यूएशन रिजर्व भी क्रिएट किया हुआ है बिल्डिंग 1 के नाम पे, जिसका वैल्यूएशन है 3 लाख। तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व का वैल्यूएशन को काउंट करना चाहिए? मैंने बिल्डिंग इसके अंदर इंक्लूड है 12 लाख के अंदर, ये 12 लाख के अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व का वैल्यू भी इंक्लूडेड है। तो प्लीज टेल मी, क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व का वैल्यू लेना चाहिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्लम सेल? जस्ट फ्यू मिनट्स बैक मैं आपको वही समझा रहा था, आधा घंटा पहले, कि रिवैल्यूएशन रिजर्व को काउंट नहीं करते। अगर वैल्यू बढ़ भी जाता है उसे क्या कर देना चाहिए? एक्सक्लूड कर देना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये लिखना है, बिल्डिंग में एक्सक्लूडिंग 3 लाख ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन। बस इतनी सी बात है। तो आपका 12 लाख का था, तो कितना हो जाएगा? आपका 12 लाख का बिल्डिंग था, वो 9 लाख का हो जाएगा। 12 लाख माइनस 3 लाख, है ना? ये एक्चुअली जो हो रहा है ना, यही 43 सबसेक्शन 6 के तहत हो रहा है। ये जो भी आपको मैं बताया ना, ये एक्चुअली 43 सबसेक्शन 6 के तहत हो रहा है। ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल आप इसको कम चेंज कर लो, क्योंकि लेना नहीं है ये तो पता ही है। तो आपका क्या वैल्यू हो जाएगा? 9 लाख का। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? 6 लाख को एक्सक्लूड करेंगे 12 लाख में से, तो 9 लाख ही होगा ना। समझ में आना बहुत जरूरी है सर। अच्छा, मुझे और बता दो सर, आपकी बैलेंस शीट में मशीनरी कितना दिखा रहा है? मशीनरी कितना दिखा रहा है सर? यूनिट 1 का 3 लाख का मशीन है, 1 लाख का डेटर है, पुट करना है बस। ठीक है, 3 लाख का मशीन है, 1 लाख का डेटर है, तो मशीनरी 3 लाख का, ये भी आउटर में बिठा दो। डेटर 1 लाख का, ये भी आउटर में दिखा दो। ठीक है, तो मशीनरी हो गया, डेटर हो गया। अच्छा, और कुछ एसेट है क्या सर? बिजनेस में अदर इंफॉर्मेशन भी थोड़ा चेक कर लो कि और कुछ एसेट है क्या। सर आपका ना एक पेटेंट भी था, जिसका डिप्रिसिएशन अभी तक काउंट नहीं हुआ, एक साथ 2020 से बाकी है, लेकिन करंट आपको इस हिसाब साल का करना है। तो आपका पेटेंट जो है दैट इज 50,000 का बता रहे हैं, जिसमें अभी तक डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है इस साल का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेटेंट तो देना पड़ेगा, वो भी तो एसेट है आपका। तो पेटेंट में एक काम करो, वर्किंग नोट 2 कर दो, इसका भी हिसाब करके बताते हैं आपको। ठीक है, पेटेंट का भी हिसाब करके आपको बताते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी एक वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन इस वर्किंग को करने के लिए आपको पेटेंट का भी हिसाब चाहिए, क्योंकि पेटेंट का डिप्रिसिएशन अभी तक पता नहीं आपको। तो आप वर्किंग कर रहे हो नेटवर्थ का, जिसके अंदर पेटेंट का वर्किंग जरूरत है। तो उसके लिए आपको पेटेंट का हिसाब फटाफट एक बार देख लेना है। ऐसे तो नॉर्मल में भी हो सकता है भाई,
जस्ट मुंह पे भी कैलकुलेशन करोगे ना देख के तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा लिखा देता हूँ। तो आप मुझे बताओ पेटेंट पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होता है? ब्लॉक ऑफ एसेट मैंने पढ़ा के रखा सर पीजीबीबी में। इंटेंजिबल एसेट पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होता है सर? सर 25%। भूलते हो आप लोग बहुत ज्यादा, पढ़ाई कम करते हो, यही प्रॉब्लम है। पीजीबीबी में ब्लॉक ऑफ एसेट के ऊपर स्पेशल में क्लास किया गया है सर, तो आप लोग इतना भूलने से चलेगा बोलो? वर्किंग नोट 2, ठीक है। क्या करना है? WDB ऑफ पेटेंट्स 1/4/2022 क्या वैल्यूएशन होगा अभी तक का? तो सबसे पहले ना आपको ये करना है कि वैल्यू ऑफ पेटेंट, वैल्यू ऑफ पेटेंट कितना है वो पहले देखना है अभी जो आपके पास हिसाब है। तो वैल्यू ऑफ पेटेंट आप देखो आपका कॉस्ट कितने का है एज ऑन 1 जुलाई 2020 का हिसाब आपको लास्ट मिला है, इसमें आपके पास पेटेंट था 50,000 का। मैंने जो आविष्कार फॉर्मूला वट एवर जो भी बिजनेस का एसेट हो, इसमें से आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 20-21 का। तो डिप्रिसिएशन @ 25% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ठीक है। कितना? 50,000 का 25% कितना होता है? 50,000 का 25%। कैलकुलेट करके प्लीज मुझे बताओ 12,500 होता है कि नहीं? 50,000 Yes, sir. हो रहा है इंटू 30%। यस, तो ये 2021 का डिप्रिसिएशन है। तो बैलेंस मैंने WDB क्या हो गया? बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2021 का क्या बेटा आ गया? माइनस करके बताओ। 37,500 यहाँ से लेस कर दो डिप्रिसिएशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, है ना? सेम टू सेम WDB कर दो 25% का। 37,500 का 25% करके बताओ मुझे। 37,500 का 25%। 937. 9375। Yes, sir. क्या क्या सब आ रहा है मेरे, पता नहीं ये कैलकुलेटर मेरे को बहुत धोखा देता है। 37,500 में विंडोज में कॉमर्शियल कैलकुलेटर का कोई ढूंढ रहा है आप, मिल नहीं रहा है। 37,500 इंटू 25% ना, हाँ 9375 सही आया है इस पर। 9375 माइनस करके बताओ कितना हुआ? तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस, मैंने अभी आपके पेटेंट का वैल्यू इतना है। बैलेंस एज ऑन 1/4/2022, 1 अप्रैल 2022 में आपके पास पेटेंट का इतना वैल्यूएशन है, ठीक है। तो 28,125 अब इसको क्या करना है वापस वर्किंग में डालना है, पेटेंट का वैल्यू मिल गया तो कितना हो गया 28,125। अच्छा है, बहुत सिंपल हो गया। और कुछ है क्या? चलो देखना पड़ेगा सर। अदर एसेट कुछ है क्या? अदर एसेट कुछ है? हाँ है ना, यूनिट 1 के लिए 1.5 लाख का अदर एसेट्स भी है, तो उसे भी पुट कर दो। अदर एसेट 1 लाख का, नहीं कितने का? 1.5 लाख का, सॉरी। अच्छा 1.5 लाख में से कुछ तो हिसाब बाकी रह गया सर। क्वेश्चन में यूनिट 1 का अदर एसेट्स है 1.5 लाख,
1.5 लाख। और अच्छा, एक बात ख्याल करना पड़ेगा सर, अदर एसेट ऑफ यूनिट 1 इंक्लूड पेटेंट। हेलो सर, ये 1.5 लाख के अंदर पेटेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है 50,000 का, ठीक है। तो आप बात को समझे, तो मैंने तो अलग करके पेटेंट का हिसाब निकाल लिया, पेटेंट का हिसाब तो अलग करके निकाल लिया, तो 1.5 लाख में से पेटेंट निकल जाएगा ना इस बार, क्योंकि ऑलरेडी पेटेंट का कैलकुलेशन हो चुका है। तो 1.5 लाख में से 50,000 का पेटेंट जो था बैलेंस शीट में वो हटा दो, तो आपके पास अदर एसेट बचा हुआ है 1 लाख का। आई होप कि क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ। टोटल कर दो सर एसेट साइड को, टोटल एसेट कितना हुआ मुझे प्लीज बता दो एक बार। बोलो सर, ये है टोटल एसेट, कितना होगा? बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, पेटेंट, अदर एसेट्स मिला के। सर आंसर आना चाहिए 14,28,125। अगर कुछ गलत होगा तो बोलो मुझे। 14,28,125 ये आपका टोटल एसेट होना चाहिए। इसमें से आपको माइनस करना है लाइबिलिटी को, इसमें से आपको लाइबिलिटी को माइनस करना है। तो जस्ट आपको टोटल एसेट निकल गया ना, वहां से लेस कर दो क्रेडिटर, पर्टिकुलर में ही करो सर। टोटल एसेट में से क्रेडिटर निकालो। अच्छा, क्रेडिटर का हिसाब भी क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्रेडिटर का हिसाब भी क्वेश्चन में बोला हुआ है। 1.5 लाख का क्रेडिटर है, जिसमें से यूनिट 1 का 25% है, बाकी यूनिट 2 भी है ना, तो हम लोग यूनिट 1 के लिए सिर्फ 25% असाइन करेंगे, ठीक है। और बैंक लोन 2 लाख का है, जिसमें यूनिट 1 का 70% है। बस इतना सा हिसाब लगाएंगे, काम हो जाएगा। तो क्रेडिटर जो 1.5 लाख है उसका 25% लेना है, और बैंक लोन जो 2 लाख का है उसका 70% लेना है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 37,500, और इधर आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। तो क्रेडिटर को मैंने लाइबिलिटी को निकालो यहाँ से, लाइबिलिटी को निकाल दो सर यहाँ से। तो आप मुझे बताओ सर लाइबिलिटी टोटल करके कितना होगा? लाइबिलिटी टोटल हो जाना चाहिए 1,77,500 होना चाहिए। जस्ट कैलकुलेट करके एक बार देख लो सर। तो इधर ऑलरेडी हम लोग का आया था 14,28,125, और इधर आपका आ जाएगा 1,77,500। तो इधर आपका कुल मिला के माइनस करके आ जाएगा, नेट आउट कितना आ जाएगा? 12,50,625 नेट आउट। यही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको रिपोर्ट देना है, आपको चार्टर्ड का रिपोर्ट कलेक्ट करना है कि नेट आउट ठीक है कि नहीं, ठीक है। दिस इज रूल्स। तो हो गया नेट आउट, अब काम खत्म, पैसा हजम। बहुत सिंपल काम है, भी जो स्टार्ट किए थे सर उसको खत्म करना है, ठीक है। तो नेट आउट का हिसाब यहाँ पर वर्किंग नोट 1 से निकाल के यहाँ डाल दो। अभी कितना हो गया सर नेट आउट का हिसाब? 12,50,000 कुछ आया, 625। तो नेट आउट आ गया 12,50,625। तो आपका जितना भी हिसाब आया 29,72,000, उसमें से नेट आउट को माइनस करो, ठीक है। तो नेट आउट माइनस करने के बाद आपको ना कैपिटल गेन आएगा। नेट आउट माइनस करोगे तो आपको कैपिटल गेन आएगा। कितने का कैपिटल गेन आएगा? इसमें से इसको माइनस करो, 29,72,000 से 12,50,625। सर आप लोग इतना देरी क्यों कर रहे हो, बोलो। 17,21,375 ये आया क्या? इससे कोई तो जवाब दो सर, मुझे भी थोड़ा हाँ अच्छा सर। लगेगा। आया ना सर?
थैंक यू सर। 17,21,375 दिस इज द आंसर। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्लम सेल का कैलकुलेट हुआ। अब इसके ऊपर आपको कितना टैक्स देना है? 20% का टैक्स है। 20% आपको सरकार के घर में जमा करना। ऐसे क्वेश्चन में पूछा नहीं था टैक्स लायबिलिटी, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म होता तो यही इनकम आपका किधर चला जाता? नॉर्मल टैक्स स्लैब के अंदर काउंट हो जाता, अगर ये शॉर्ट टर्म होता तो। तब उसका 20% नहीं लगता है, और इसमें कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। याद रखे सर, इंडेक्सेशन बेनिफिट स्लम सेल में नहीं मिलता है। So this is how you can solve this kind of question. याद रहेगा ना? ये था स्लम सेल 50B और उसके साथ जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट्स। 50B एंड उसके साथ जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट। सर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सारा मैंने कवर कर ही दिया। कुछ बचा कुचा पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर भी ना, जैसे हम लोग पीजीपीपी में किए थे, डीम्ड फुल वैल्यू कंसिडरेशन के ऊपर बेस करके ना कैपिटल गेन के भी ना होता है कि जब हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वगैरह देते हैं तो उसके ऊपर भी सेम टू सेम 50C लैंड और बिल्डिंग के केस में, ठीक है, अनकोटेड शेयर के केस में 50CA, फिर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर 50C, ये सब कैलकुलेशन करके फुल वैल्यू कंसिडरेशन भी हिसाब करना पड़ता है। और एक हिसाब है आपका 51 का, दैट इज एडवांस मनी रिसीव्ड, सेक्शन 51। और बात और बस बचा है सर एग्जेम्पशन, ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ एग्जेम्पशन हम लोग क्लास में यूज कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास ना मेनली मैं एग्जेम्पशन में बताऊंगा और 51 पे बताऊंगा, ठीक है, और स्टैम्प ड्यूटी का भी एक बार आइडिया दे दूंगा आपको, ठीक है। तो फ्रेशली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास में इतना ही रखूंगा सर, ठीक है। अगर किसी को जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है, वो एक काम करें, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे से कलेक्ट कर ले सर, वहाँ से आप कर सकते हो। जिनका ऑलरेडी पहले हो चुका है, रिवाइज करना है, या जिनको जल्दी एग्जाम देना है, ठीक है, वो कलेक्ट कर ले लिंक और कंप्लीट कर ले। जो भी बचा कुचा पॉइंट है वो भी मिल जाएगा। मेरे को बस बोल दो सर कि लिंक शेयर कर दो, मैं कर दूंगा। ओके सर, आज इतना ही है। बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं लाइव ऑनलाइन में, और ऑफलाइन डेट में भी एज पर दी ऑफलाइन डिस्कशन करेंगे। वैसे ऑफलाइन में मैं आजकल बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में लास्ट दिन भी डिस्कशन कर रहा था, जो लोग आए थे। तो जिनका भी बेसिक्स में डाउट है ना, वो आ जाओ सर, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स वहाँ पर मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर हो सके तो रिकॉर्डेड थोड़ा करके आओ तो अच्छा लगेगा, ठीक है। सोम और मंगलवार नॉर्मली ऑफलाइन में बुलाता हूँ, और या फिर कुछ डेट मैं बोल देता हूँ, तो उस हिसाब से आ जाइए सर। थैंक यू सर, आज इतना ही है। बाय बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर।